दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3 मनोवैज्ञानिक शब्दावली को जानेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। और ये ऐसे 3 शब्द हैं जो फ्रीक्वेंटली मनोविज्ञान में हर लेवल पे, चाहे 11-12 हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, यूजीसी नेट जेआरएफ हो, सब में ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, फ्रीक्वेंटली बार बार आते हैं। तो इसके अर्थ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये 3 शब्द कौन कौन है? प्रयोज को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, और ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट नहीं है जो हम लोग विषय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा शब्द है उद्दीपक या उद्दीपन, अंग्रेजी में स्टिमुलस कहते हैं। तीसरा जो शब्द है चर, जिसको वेरिएबल कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं: स्वतंत्र चर, आश्रित चर, नियंत्रित चर, या फिर इसको संगत चर भी कहते हैं। तो आइए एक एक कर करके इसको समझते हैं। जब भी मनोविज्ञान में प्रयोग कंडक्ट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट करता होता है, प्रयोग करने वाला व्यक्ति होता है, और दूसरा जिस व्यक्ति पे प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोगकर्ता अलग व्यक्ति है और जिस पे प्रयोग करते हैं वो अलग व्यक्ति है। जिस व्यक्ति पे प्रयोग किया जाता है, जो उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है, जिस पे विभिन्न वेरिएबल के प्रभावों को देखा जाता है, विभिन्न उद्दीपकों के प्रभाव को देखा जाता है, उस व्यक्ति को चर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति समझिए कि मनोविज्ञान व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अनुभवों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और अनुभव और व्यवहार कहाँ से आते हैं? कोई ना कोई प्राणी होगा, चाहे जानवर होगा या इंसान होगा। तो मनोविज्ञान के दायरे में प्राणी भी है, और प्राणी जब कहते हैं तो उसमें इंसान भी इंक्लूड होता है, जानवर और मानव दोनों। तो अनुभव भी किसी न किसी प्राणी से आता है और व्यवहार भी किसी प्राणी का ही होता है। तो प्रयोज का मतलब वह व्यक्ति जिस पे अध्ययन किया जा रहा है, विभिन्न उद्दीपकों या विभिन्न वेरिएबल के प्रभावों को देखा जा रहा है, वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। एक व्यक्ति जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट करता कहलाता है, और या फिर अंग्रेजी में उसको एक्सपेरिमेंटर कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है, उसके अनुभव का अध्ययन करता है, और विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो और जो व्यवहार हुआ, अनुभव हुए और मानसिक प्रक्रिया हुआ, वो किसी न किसी प्राणी में ही होता है। तो इसलिए जो सब्जेक्ट होता है, जो मनोविज्ञान के प्रयोज होते हैं, वो कोई ना कोई प्राणी होता है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई पशु पक्षी हो, या फिर इंसान हो। तो ये सब मनोविज्ञान के दायरे में आता है। तो जिस भी पशु या फिर इंसानों पे किसी दूसरे वेरिएबल का, उद्दीपक का प्रभावों को देखा जाता है, उस व्यक्ति को प्रयोज कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्रयोज किसे कहते हैं। जब एक्सपेरिमेंट मनोविज्ञान में कंडक्ट होता है, तो उस एक्सपेरिमेंट को संचालित करने के लिए एक प्रयोगकर्ता होता है, एक्सपेरिमेंटर होता है। दूसरा जिस पे विभिन्न वेरिएबल का प्रभाव देखा जाता है, वो व्यक्ति होता है, और बहुत सारे उपकरण वगैरह होते हैं और सारी चीज़ें होती है। तो जिस व्यक्ति पे विभिन्न वेरिएबल का प्रभाव, विभिन्न उद्दीपक का प्रभाव को देखा जाता है, उस व्यक्ति को प्रयोज कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक, उद्दीपक या उद्दीपन, या अंग्रेजी में जिसको स्टिमुलस कहते हैं, वो कहते किसको है? क्या ये उद्दीपक है क्या? हम जब हमारे कोई व्यवहार को कोई चीज़ उत्तेजित कर दे, तो हम कहते हैं कि स्टिमुलेट कर दिया। स्टिमुलेट कर दिया, वो ऐसा तत्व है, ऐसी चीज़ है, ऐसी वस्तु है जो आपको व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर देता है, जो आपके अंदर व्यवहार पैदा कर देता है, प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर देता है। तो वातावरण के वो सभी चीज़, चाहे वो वास्तविक रूप से उपलब्ध हो या काल्पनिक रूप से उपलब्ध हो, या फिर वो बस ये हमारे मेमोरी में सिर्फ याद आ जाए उस चीज़ की, और उससे हम शारीरिक या मानसिक रूप से उद्वेलित हो जाते हैं कुछ करने के लिए, तो वो सारी चीज़ उद्दीपक है। वो काल्पनिक हो सकता है या वास्तविक हो सकता है। अगर कल्पना में भी हम ये सोच लेते हैं कि शेर आ गया, तो वो हमें भयभीत कर देता है और हम भयभीत हो जाते हैं। जब अंधेरे में हम कोई रस्सी को देखते हैं और उसे सांप समझ लेते हैं, तो वो रस्सी ही स्टिमुलस है जो हमारे व्यवहार को उत्तेजित कर देता है, और उसको सांप समझकर हम प्रतिक्रिया देते हैं। वो है नहीं। और अगर कल्पना में भी कुछ ऐसी बातें आ जाती है, चाहे वो हंसी खुशी की बात हो या डरावनी हो,
तो उसके अनुसार हम बिहेव करने लग जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, चाहे वो वास्तविक रूप से उपलब्ध हो या काल्पनिक रूप से आभासी हो, वो सारी चीज़ जो हमारे व्यवहार को उत्तेजित कर दे, हमारे व्यवहार को प्रभावित कर दे, वो सब उद्दीपक है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि रोशनी आँख के लिए उद्दीपक है, रोशनी से हमारी आँखें प्रभावित होती है। कोई साउंड से, आवाज़ से, प्रतिध्वनि से हमारे कान प्रभावित होते हैं, तो ध्वनि हमारे कान के लिए उद्दीपक है। उसी तरह से सभी ज्ञान इंद्रियों के लिए अलग अलग उद्दीपक होते हैं, जो हमारी अलग अलग वो उद्दीपक हमारे अलग अलग ज्ञान इंद्रियों को अपने तरीके से प्रभावित करता है। और हमें, जैसे मान ली कोई पिन चुभा दे, तो वो चुभना हमारी त्वचा के लिए उद्दीपक है। टेम्परेचर हमारी जो है त्वचा उसको ग्रहण करता है, तो वो टेम्परेचर उद्दीपक है हमारी त्वचा के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि वो सारी चीज़ें जो हमारे वातावरण में वास्तविक रूप से, आभासी रूप से या काल्पनिक रूप से उपलब्ध हैं और हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित कर हमारी बिहेवियर को होने के लिए, घटित होने के लिए मजबूर कर दे, वो सभी चीज़ें उद्दीपक है। ठीक है। तीसरे पद या तीसरा जो शब्द है वो है चर, जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। चर भी वातावरण की वो चीज़ें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मेजर करने का मतलब हुआ कि कोई भी वातावरण की वस्तु जिसको माप सकते हैं और जिसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं। मैनिपुलेट मीन्स जिसको जोड़ तोड़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन पहले इसके डिफिनेशन को देखिए। डी एमेटो ने इसका डिफिनेशन दिया है, बहुत साधारण डिफिनेशन है। चर वस्तुओं, चीज़ों या व्यक्तियों की वह विशेषता जिससे मापा जा सके। और भी डिफिनेशन देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा और चीज़ें जोड़ी हुई है कि मैनिपुलेट करना, कि वो व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे जब हम सीखना, लर्निंग पे अध्ययन कर रहे हैं और लर्निंग पे अध्ययन करने में पुरस्कार के प्रभाव को देखना चाहते हैं कि पुरस्कार का प्रभाव सीखने पे, लर्निंग पे क्या पड़ता है, तो ये जो पुरस्कार है ये एक चर है और सीखना भी एक चर है। कैसे चर है? सीखना को भी मेजर कर सकते हैं और पुरस्कार को भी मेजर कर सकते हैं। सीखने में भी जोड़ तोड़ कर सकते हैं और पुरस्कार में तो जोड़ तोड़ कर ही सकते हैं। जैसे पुरस्कार कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। लर्निंग का पार्ट छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जिसमें हो, जो भी वस्तु, चीज़ें या कोई व्यक्ति जिसमें ये उसकी वो विशेषता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। पुरस्कार की मात्रा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये एक चर है। टेम्परेचर एक चर है। टेम्परेचर की मात्रा को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। रोशनी एक चर है, उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो वातावरण की वो सभी वस्तुएं जिसको हम माप सकते हैं और जिसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो चर कहलाता है। चर या वेरिएबल के अर्थ को समझने के बाद अब इसके प्रकार को देख लेते हैं। चर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्वतंत्र चर, आश्रित चर और नियंत्रित चर। नियंत्रित चर को संगत चर भी कहते हैं, इसको बहिरंग चर भी कहते हैं। तो ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर को एक साथ समझ लेते हैं। अभी पिछले एग्जाम्पल में देखें कि अगर कोई प्रयोगकर्ता या मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो जिस चर को प्रयोगकर्ता सीधे मैनिपुलेट कर सकता है और जिस चर के प्रभाव को देखा जाता है उस चर को स्वतंत्र चर कहते हैं, और स्वतंत्र चर के प्रभाव को जिस चर पे देखा जाता है, जिस चीज़ पे देखा जाता है, उस चर को आश्रित चर कहते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हम देखें क्या कि एक प्रयोगकर्ता पुरस्कार के प्रभाव को अध्ययन पे देखना चाह रहा है, लर्निंग पे देखना चाह रहा है कि लर्निंग पे या सीखने पे पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो पुरस्कार है वो स्वतंत्र चर का एग्जाम्पल है और सीखना आश्रित चर का एग्जाम्पल है। प्रयोगकर्ता जिस विषय पे भविष्यवाणी करना चाहता है, पूर्व कथन करना चाहता है, जिसके बारे में वो अध्ययन कर रहा है, वो आश्रित चर का एग्जाम्पल है। तो पुरस्कार जो हो गया वो स्वतंत्र चर हुआ। इसके प्रभावों को देख रहा है, किस चीज़ पे देख रहा है? लर्निंग पे, सीखने पे। तो सीखना आश्रित चर का एग्जाम्पल है। और इस पूरे अध्ययन के बाद
वो सीखने के बारे में ही कुछ भविष्यवाणी करेगा, सीखने के बारे में ही कुछ बातें वो कहेगा। तो उसका जो मेन फोकस है सीखने पे है, सीखने के बारे में वो अध्ययन करना चाह रहा है, लर्निंग पे। तो लर्निंग हो गया आश्रित चर, और आश्रित चर पे जिन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है उस चीज़ को बोलेंगे स्वतंत्र चर। तो ये जो स्वतंत्र चर है वो एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अनेकों होते हैं। हमारे वातावरण के बहुत सारे कारक है जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते रहता है। लर्निंग पर भी इम्पैक्ट उसका पड़ता है। लर्निंग पे सिर्फ प्रभाव किसी पुरस्कार का ही नहीं पड़ता है, पुरस्कार के अलावा वातावरण की बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइट है, उसका एक व्यक्ति को कम लाइट में पढ़ने के लिए कहा जाए, एक को प्रॉपर लाइट उसको दिया जाए। एक टेम्परेचर भी वातावरण का चर है और वो स्वतंत्र चर का एग्जाम्पल है, क्योंकि टेम्परेचर भी हमारे लर्निंग को प्रभावित करता है। तो अगर कम टेम्परेचर हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो, अनुकूल टेम्परेचर हो, आप बताइए कि लर्निंग किस में बेहतर होगा? जो अनुकूल टेम्परेचर है, कम या ज़्यादा में वो हमारे लर्निंग को इफेक्ट करता है। तो ये सभी चीज़ें स्वतंत्र चर ही है। तो स्वतंत्र चर वो चर है जिसका प्रभाव प्रयोगकर्ता या मनोवैज्ञानिक देखना चाहता है और उसमें मैनिपुलेट कर सकता है, जोड़ तोड़ कर सकता है। टेम्परेचर को कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, पुरस्कार को छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, लाइट को तेज रोशनी ला सकता है, कम रोशनी ला सकता है। तो इस चीज़ों में जोड़ तोड़ कर रहा है, घटा रहा है, बढ़ा रहा है, तो इसको स्वतंत्र चर कहेंगे। और जिस पे प्रभाव देखना चाह रहा है, प्रभाव किस पे देखना चाह रहा है? सीखने पे। तो सीखना एग्जाम्पल हो आश्रित चर का, जिसके बारे में प्रयोगकर्ता या मनोवैज्ञानिक इस अध्ययन के बाद कुछ भविष्यवाणी करने वाला है, कुछ बताने वाला है, उसके बारे में कुछ खुलासा करने वाला है अपने अध्ययनों के जरिए। तो वो आश्रित चर का एग्जाम्पल है। और नियंत्रित चर या संगत चर क्या है? नियंत्रित चर और संगत चर जिसका प्रभाव प्रयोगकर्ता नहीं देखना चाहता, वो अध्ययन से उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं, वो सीखने पे सिर्फ पुरस्कार का प्रभाव देखना चाह रहा है। लेकिन जो वातावरण के दूसरी चीज़ें हैं वो भी उसके लर्निंग को प्रभावित कर रहा है। तो अब अंत में प्रयोगकर्ता ये कैसे डिसाइड करेगा कि जो सीखने पे प्रभाव पड़ा है उसे पुरस्कार का प्रभाव पड़ा है? वो लाइट का हो सकता है, टेम्परेचर का हो सकता है, और फिर इसके अलावा बुद्धि का भी हो सकता है। कोई ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो उसका लर्निंग जल्दी होगा, और कोई कम बुद्धिमान का होगा तो उसका लर्निंग स्लो चलेगा, स्लो प्रोसेस होगा। उसी तरह से कई मामलों में लिंग का, आयु का प्रभाव पड़ता है। कोई एक 5 साल का बच्चा है, वही पाठ उसको अध्ययन करने के लिए दिया जाए, और एक 10 साल का बच्चा है, वही पाठ अध्ययन करने के लिए दिया जाए, तो कौन जल्दी सीखेगा? 10 साल का बच्चा जल्दी सीखेगा, 5 साल का बच्चा देर से सीखेगा। तो जो आयु है वो भी लर्निंग को प्रभावित कर रहा है। तो अंत में जब वो निष्कर्ष निकालेगा प्रयोगकर्ता, कोई मनोवैज्ञानिक, तो कैसे कह सकता है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ा है, सिर्फ पुरस्कार का प्रभाव पड़ा है? तो इन सारे चर को जिसका मनोवैज्ञानिक या प्रयोगकर्ता अध्ययन नहीं करना चाहता है उसको नियंत्रित कर लेता है, उसके इम्पैक्ट को रोक देता है। लर्निंग पे उसका प्रभाव नहीं पड़ना है, टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ना है, लाइट का प्रभाव नहीं पड़ना है, बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ना है, या फिर आयु जैसे फैक्टर को भी उसके प्रभाव को नियंत्रित करना। और नियंत्रित करने का मतलब क्या होता है? नियंत्रित करने का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति निर्मित कर देना कि जितने भी ग्रुप बनाए गए हैं, अध्ययन जिन ग्रुप पे हो रहा है उस सब में ये जैसा समानता ला देना, एक जैसे एक स्केल पे खड़ा कर देना, नियंत्रित हो गया। मान लिया कि 2 ग्रुप बनाया गया, एक ग्रुप में पुरस्कार की अनाउंसमेंट हुई, दूसरा ग्रुप है जिसमें पुरस्कार नहीं देना है। तो दोनों के अगर प्रभाव में, लर्निंग में अंतर आता है, तो हम ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, निश्चितता के साथ कहें कि इस पे जो लर्निंग का प्रभाव अंतर है, जो प्रभाव इस पे पड़ा है, जो लर्निंग का रिजल्ट आया है वो अलग है, वो सिर्फ पुरस्कार के कारण है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों ग्रुप का चयन करेंगे। उसके पहले हम सबका एक बुद्धि लेवल को मेजर करेंगे, समान बुद्धि वाले को दोनों साइड में रखेंगे। एज फैक्टर है तो एज दोनों ग्रुप में जितने भी साल का, 5 साल का रख रहे हैं तो दोनों ग्रुप में 5-5 साल का सभी बच्चे होंगे, या 10 साल का है तो दोनों ग्रुप में 10-10 साल के बच्चे होंगे। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अब इसमें बुद्धि जैसे फैक्टर नहीं, उसका असर नहीं है, क्योंकि सभी एक जैसे बुद्धि वाले व्यक्ति हैं उस दोनों ग्रुप में। एज फैक्टर को नियंत्रित कर लिया गया, क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप में अब एक
एज वाले बच्चे हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस ग्रुप में ज़्यादा उम्र के बच्चे थे इसलिए जल्दी सीख लिया, इस ग्रुप में कम उम्र के बच्चे थे इसलिए देर से सीखा। तो इस तरीके से नियंत्रित किया जाता है। टेम्परेचर की बात है तो दो रूम है, 2 कक्ष है जिसमें 2 ग्रुप का अध्ययन किया जा रहा है, दोनों में टेम्परेचर समान रखेंगे, लाइट की व्यवस्था समान रखेंगे, रोशनी उसी तरह से समान रखेंगे। तो इस तरीके से मनोविज्ञान में विभिन्न चरों को नियंत्रित किया जाता है, और जब उसको नियंत्रित कर लिया जाता है तो एक मनोवैज्ञानिक श्योरिटी के साथ ये कह सकता है कि जिसका प्रभाव वो देखना चाह रहा था वो जो उसका रिजल्ट आया सिर्फ उसी के कारण हुआ है। तो और यही जो नियंत्रित चर है, दो नियंत्रित चर और स्वतंत्र चर दोनों एक ही है, बस अंतर यह है कि स्वतंत्र चर का प्रभाव मनोवैज्ञानिक देखना चाह रहा है आश्रित चर पर, और इस चर का प्रभाव को वो नियंत्रित कर रहा है क्योंकि इस चर के प्रभाव को नहीं देखना, इसलिए इस चर के प्रभाव को इस चर पे, आश्रित चर पे पड़ने से रोकता है। तो जिन चरों को नियंत्रित कर लिया गया, जिन चरों को प्रभाव को आश्रित चर पे पड़ने से रोक लिया गया है, उसी चर को नियंत्रित चर, संगत चर या फिर बहिरंग चर कहते हैं। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और एक और बात ध्यान रखना है कि ये जो स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं टाइप ई स्वतंत्र चर और दूसरे को बोलते हैं टाइप एस स्वतंत्र चर। ये दोनों में बहुत छोटा सा माइनर अंतर है कि ई जो टाइप ई स्वतंत्र चर है ये ऐसा स्वतंत्र चर है जिसमें प्रयोगकर्ता डायरेक्ट मैनिपुलेशन उसका कर लेता है। जैसे बोले कि पाठ की लंबाई, तो ये भी एक प्रकार का चर है। तो पाठ छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जैसे बोलते हैं जब पुरस्कार, तो पुरस्कार को छोटा रख सकते हैं, बड़ा रख सकते हैं। टेम्परेचर को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे सभी स्वतंत्र चर जिसका प्रयोगकर्ता डायरेक्ट मैनिपुलेट कर लेता है, उसके हाथ में होता है कम या ज़्यादा करना, तो ऐसे को टाइप ई स्वतंत्र चर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जिसे विषय की लंबाई, एक एग्जाम्पल है टाइप ई स्वतंत्र चर का। उसी तरह पुरस्कार की मात्रा, तापमान, रोशनी, ये सभी टाइप ई स्वतंत्र चर के एग्जाम्पल है। टाइप ए स्वतंत्र चर उस चर को कहते हैं, वैसे स्वतंत्र चर होते हैं जिसका प्रयोगकर्ता डायरेक्ट मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसमें डायरेक्ट जोड़ तोड़ नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल है आयु। अगर कोई 5 साल का बच्चा, कोई 10 साल का बच्चा है, तो 5 साल के बच्चे को हम 10 साल का बच्चा तो नहीं बना सकते हैं। अगर हमें 5 साल का बच्चा चाहिए सभी पूरे ग्रुप के लिए, तो 5 साल के बच्चों का चयन करना पड़ेगा कि जितने भी 5 साल के बच्चे हो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। 10 साल के बच्चे चाहिए तो 10 साल के बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बच्चा है जो उसको 5 साल का बना दिया, उसी को 7 साल का बना दिया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो स्वतंत्र चर दोनों हैं, लेकिन एक चर को हम डायरेक्ट मैनिपुलेट कर रहे हैं, दूसरे चर को हमारे पास मैनिपुलेशन का रास्ता नहीं है, हम उसका चयन करते हैं, ठीक है। उसी तरह से बुद्धि है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई बच्चा जिसमें बुद्धि लब्धि 120 का हो, हम उसमें 110 का कर दें, 100 का कर दें। 120 की बुद्धि लब्धि है तो 120 का ही बुद्धि लब्धि होगा उसके पास। हम उसके बुद्धि लब्धि को, उसके IQ को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब 120 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को ही सबको चुनना पड़ेगा। एक IQ टेस्ट के जरिए हम सबकी बुद्धि लब्धि को मेजर करेंगे, जो उस ग्रुप में आएगा 100 से 120 या 110 से 120 वाले बुद्धि लब्धि को उसका चयन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या रास्ता है, सिर्फ चयन का रास्ता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन का रास्ता नहीं है। तो स्वतंत्र चर 2 तरह के हुए, एक को बोले टाइप ई स्वतंत्र चर जिसमें डायरेक्ट हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और दूसरा टाइप एस स्वतंत्र चर जिसमें हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम चयन कर करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं या उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको अब समझ में आ गई होगी। आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप बताते नहीं हैं, आप कमेंट में कुछ लिखते नहीं हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे तक ये पहुँचाइए। धन्यवाद, थैंक यू अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए।